नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कर्नाटका में 2024 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, 18 डिवाइडेड बाई 10 -4 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 4 ओपन ब्रैकेट 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 -1 ओपन ब्रैकेट क्लोज। नाउ इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेते हैं सिंपल वे में। तो जहाँ पे हमारे पास ये ओवर का साइन दिया हो, यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 डिवाइडेड बाई 10 -4 प्लस 32 डिवाइडेड बाई ओपन ब्रैकेट 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 -1। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हम बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है बोर्डमास रूल? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। नाउ इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अब हम ब्रैकेट के अंदर भी देखेंगे क्या एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अगर ब्रैकेट के अंदर भी एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है तब फिर हम अगेन बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अब इस ब्रैकेट के अंदर हम बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर और कोई ब्रैकेट नहीं है, फिर आता है हमारे पास डिवाइड। तो हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे? डिवाइड। तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा? 5। डिवाइड के बाद अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं है, फिर उसके बाद है एडिशन। तो 5 + 4 कितने हो जाएंगे? 9। ओके, और लास्ट स्टेप बचा सब्ट्रैक्शन। तो 9 - 1 कितना आ गया? 8। तो इस पूरे ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करके हमारे पास कितना आंसर आया? 8। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 10 -4 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 8। नाउ अब ब्रैकेट सोल्व कर ली। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दी हुई है। अब हम फिर से यहाँ पे बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट यहाँ पे नहीं दी हुई है, फिर उसके बाद है डिवाइड। तो जिन दो नंबर के बीच में डिवाइड का साइन है हम उन्हें क्या कर देंगे? पहले डिवाइड कर देंगे। तो 18 डिवाइडेड बाई 10 तो आ जाएगा हमारे पास 1.8 -4 प्लस 32 को 8 के साथ डिवाइड किया तो कितना आएगा? 4। 8 4 द 32 4। अब ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, ये कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.8। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹8,748 रुपीज़, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन 3 ईयर एगो। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य हर साल 10% की दर से कम होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपये है तो 3 साल पहले वॉशिंग मशीन की कीमत क्या थी? ना इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट ओपन ब्रैकेट 1 + R/100 और यहाँ पे हमारे पास पावर में आएगा n। n मीन्स यहाँ पे हमारे पास टाइम। ना अब हमें यहाँ पे क्या क्या बताया हुआ है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल पता है, मीन्स हमें प्रेजेंट वैल्यू पता है कितनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 8,748 इज इक्वल टू अमाउंट हमने फाइंड करना है कि 3 साल पहले कितना अमाउंट था या फिर 3 साल पहले उस मशीन की एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 अमाउंट ब्रैकेट 1। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास रेट है ना वो डेप्रिशिएट हो रहा है, मीन्स माइनस। तो यहाँ पे हम प्लस की जगह यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का साइन। माइनस कितना डेप्रिशिएट हो रहा है? 10%। तो आ जाएगा 10/100। और कितने साल तक डेप्रिशिएट हो रहा है? तो यहाँ पे हमें बताया कि 3 साल तक ये डेप्रिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे पावर n है ना, तो n होता है हमारे पास टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ईयर। नाउ अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट तो आ जाएगा हमारे पास 8,748 इज इक्वल टू अमाउंट। तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट गई तो 1/10। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 10। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। तो 10 को हमने डिवाइड किया 1 के साथ तो कितना आएगा? 10। और 10 × 1 = 10 माइनस
10 को 10 के साथ डिवाइड किया तो 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आ गया 1, और पावर कितनी आ गई 3। नाउ तो 10 माइनस 1 9, 9/10 आ जाएगा, तो आ गया हमारे पास 8748 इज इक्वल टू अमाउंट इंटू में 9/10 की पावर 3 इम्प्लाइज दैट। अब ये जो हमारे पास हमने तो अमाउंट निकालना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट हैंड साइड आके क्या जगह डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 8748 मल्टीप्लाई 10/9, तो कितना आ जाएगा 10/9 की पावर 3। अब और इधर क्या बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू अमाउंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब ये पावर 3 है तो इसको ओपन कर लेते हैं हम, या फिर सीधा लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8748 10 की पावर 3 मीन्स 1000, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी 3 0 डिवाइडेड बाय 9 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 729 इज इक्वल टू अमाउंट। नाउ अब हम इसे यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर आएगा अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द MRP ऑफ एन अम्ब्रेला डिक्रीज्ड बाय 20% as a result of which the sale is increased by 40%. What will be the net effect on the total revenue of the shop? एक छाते की अधिकतम खुदरा कीमत में 20% की कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप बिक्री में 40% की वृद्धि हुई। दुकान ने कुल राजस्व पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम रिजल्ट यूज़ करेंगे डायरेक्ट। क्या है हमारे पास, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल, या फिर सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल। ना अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहले बोला कि जो MRP है अम्ब्रेला का वो डिक्रीज हुआ कितना 20%, डिक्रीज हुआ तो माइनस, तो आ जाएगा हमारे पास, पहले लिख लेते हैं कितना है, डिक्रीज बाय 20%। तो 20% क्या होता है हमारे पास, तो आएगा 20/100, 21 द 20, 25 द 100, तो इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम इनिशियल प्राइस मान लेंगे, तो इनिशियल प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, या फिर ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस, इनिशियल भी लिख सकते हैं और ओरिजिनल भी लिख सकते हैं। तो ओरिजिनल प्राइस रेशो न्यू प्राइस, तो हमने इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल प्राइस कितना मान लिया 5। अब देखो ये हमारे पास डिवाइड में है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रेशो में भी लिख सकते हैं, और रेशो में हमेशा हमारे पास एक चीज़ क्या होती है, यहाँ पे कांस्टेंट होती है, तो उस कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे x, और ये जो कांस्टेंट होता है ये हमेशा सेम ही होता है। तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो मेरे पास कितना आ गया 5x। अब यहाँ पे बोला 20% डिक्रीज, तो इस माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास न्यू प्राइस कितना आ गया 4x। कितना आ गया न्यू प्राइस हमारे पास 4x। तो ये तो कहानी होगी हमारे पास प्राइस की, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, सेल की। तो सेल में क्या है हमारे पास, अब बोला कि जो सेल प्राइस है वो कितना इंक्रीज हो गया 40%। कितने इंक्रीज हो गया, सेल प्राइस इंक्रीज बाय 40%। तो 40% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 40/100, 0 से 0 कट गया, 2 to the 4, 2 5 the 10, तो ये भी मेरे पास कितना आ गया 2/5। इसको अगर मैं रेशो में लिखूंगा तो क्या आएगा 2:5, तो रेशो है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे एक आएगा कांस्टेंट 2x एंड 5x। अब जो हमारे पास सेल प्राइस है वो ओरिजिनल कितना था 5x। अब क्या हुआ कि अब बोला कि 40% इंक्रीज, तो ये 2x हम इसमें 5x में ऐड कर देंगे, तो सेल प्राइस कितना आ गया हमारे पास 7x। कितना आ गया हमारे पास 7x। ना अब हमने निकालना क्या है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस और सेल प्राइस को प्राइस और सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे सेम न्यू प्राइस में भी ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 25x रेशो, और न्यू प्राइस कितना आ गया हमारे पास 28x।
तो यहाँ पे जो हमारे पास रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 25x से कितना हो गया, 28x। तो हमने यहाँ पे क्या निकालना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, वो हमने अब यहाँ पे निकालना है। तो ये तो पता चल गया कि हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ वो निकाल लेते हैं। फाइनल कितना हमारे पास, 28x माइनस 25x डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है, 25x मल्टीप्लाई 100। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 28x माइनस 25x, तो ये आ गया 3x। तो इज इक्वल टू, तो 3x ओवर 25x मल्टीप्लाई 100, x से x कट जाएगा, 25 अंदर 25 फॉर द 100 एंड 4 3 द 12, तो इज इक्वल टू 12% इंक्रीज। तो रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, 12% इंक्रीज हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12% इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 10%. The number is obtained is 10 less than the original number. What was the original number? एक संख्या में 10% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 कम है। मूल संख्या क्या थी, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल नंबर नहीं पता क्या है, तो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। ओरिजिनल नंबर हमने कितना मान लिया, एक्स। अब जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती है तो वो कितनी होती है, 100% होती है। ओके नाउ, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमारे पास नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, 10 लेस होगा किससे, ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, कब होगा, जब ये सारा प्रोसेस हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो बोला कि हमारे पास कोई नंबर है एक्स। ठीक है, पहले क्या हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, मीन्स तो 10% डिक्रीज हुआ तो हमारे पास कितना बचेगा, मल्टीप्लाई 90 ओवर 100 मल्टीप्लाई, फिर बोला कि वो 10% इंक्रीज हुआ तो ये आ जाएगा हमारे पास 110 ओवर 100। और बोला जो हमारे पास नंबर मिला, हमें जो नंबर हमें मिलेगा वो ओरिजिनल से क्या होगा, 10 कम होगा। तो ओरिजिनल नंबर एक्स है तो उसमें से हम क्या कर देंगे, 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास ये आएगा 99x ओवर 100 इज इक्वल टू x माइनस 10 ना। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, या तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 100x माइनस 1000। ओके नाउ, अब ये 100x राइट हैंड साइड में प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो आएगा 99x माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 1000। नाउ 99x में से 100x तो जाएगा नहीं, 100x में से 99 गया तो कितना आ गया, x। तो आएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1000। माइनस से माइनस कट गया तो x आ गया हमारे पास 1000। तो जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर था वो कितना आ गया हमारे पास 1000। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू गेव 20% टू हिज सिस्टर एंड 20% टू हिज ब्रदर ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड वाज लेफ्ट विद ₹600। व्हाट इज हिज पॉकेट मनी। राजू ने अपनी जेब खर्च का 20% अपनी बहन को और 20% अपने भाई को दे दिया और उसके पास 600 रुपये बचे। उसकी जेब खर्च क्या है, ये हमने फाइंड करनी है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लेते हैं लेट राजू पॉकेट मनी इज इक्वल टू x रुपीज़। राजू की पॉकेट मनी हमने क्या मान ली, x रुपीज़। अब बोला कि वो 20% अपने भाई को दे रहा और 20% अपनी बहन को दे रहा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। और फिर उसके पास कितने रुपये बचे, 600 रुपीज़ बचे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास टोटल मनी कितनी है, x माइनस 20% ऑफ x उसने दे दी अपनी बहन को माइनस 20% ऑफ x उसने दे दी अपने भाई को, और अब उसके पास कितने रुपये बचे, 600। नाउ अब क्या करें हम, 20% ऑफ x मीन्स तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2x। तो x माइनस 0.2x
माइनस 0.2x इज इक्वल टू 600, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा x माइनस 0.4x इज इक्वल टू 600, तो यह आ जाएगा 1x माइनस 0.4x, तो यह आ गया 0.6x इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना 600। नाउ अब यहाँ से मैं डेसिमल हटा देता हूँ तो यह आ जाएगा 6x/10 इज इक्वल टू 600। ना अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और x की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 10/6, 6 1 6, 600 600, तो x आ गया हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो राजू की जो पॉकेट मनी है वो कितनी आ गई हमारे पास 1000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹40 पर लीटर टू ₹60 पर लीटर, by how much percentage a person has to decrease his consumption so that his expenditure remain same। यदि पेट्रोल की कीमत 40 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 60 रुपये प्रति लीटर हो गई है तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका व्यय समान रहे। नाउ अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि जो एक्चुअल कंजप्शन है वो कितनी है, ठीक है, तो मान लेते हैं, तो क्या मान लेंगे हम यहाँ पे, लेट द कंजप्शन बी इज इक्वल टू 100 लीटर। तो हमने कंजप्शन कितनी मान ली, 100 लीटर। अब पहले क्या हमारे पास प्राइस कितना है, 40 रुपीज़, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 100, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4000 रुपीज़। तो यह आ गया हमारे पास एक्सपेंडिचर। नाउ अब क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि अगर हम जो हमारे पास प्राइस है पेट्रोल का वो हम 40 से बढ़ा के कितना कर दें, 60 पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंजप्शन निकाल लेते हैं कि कितनी कंजप्शन बढ़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो और साथ ही साथ यही बोला है कि जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो सेम यही रहना चाहिए 4000 ही। तो हमें कितना कंजप्शन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा ये हमने फाइनली निकालना है। नाउ तो हम चलते हैं यहाँ पे 40 रुपीज़ पर लीटर था। नाउ अब कितना हो गया बढ़ के प्राइस पेट्रोल का 60 रुपीज़ पर लीटर। नाउ तो 60 रुपीज़ के हिसाब से चलते हैं, तो 60 रुपीज़ मल्टीप्लाई कंजप्शन हमें नहीं पता कितनी हो रही है इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, तो कितना आ गया 4000। तो कंजप्शन आ जाएगी यहाँ पे, कंजप्शन इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट जाएगी तो कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा हमारे पास 66.67 लीटर। तो ये आ गई हमारे पास कंजप्शन। नाउ अब पहले कंजप्शन कितनी थी हमारे पास 100 लीटर, अब कंजप्शन कितनी हो रही है 66.67 लीटर। तो हमें कितनी कंजप्शन डिक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कितना डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा हमारे पास, हमने कंजप्शन कितनी मानी थी 100 माइनस, अब 60 रुपीज़ के हिसाब से कितनी आ गई 66.67 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 33.33% डिक्रीज। और इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग बोर्ड मास इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन प्लस, देन 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू व्हाट। तो मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, किसके इक्वल है, डिवाइड, तो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 और स्लैश किसके इक्वल है, डिवाइड किसके इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे प्लस के साथ, तो यहाँ पे आ गया प्लस 5। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे प्लस, तो प्लस किसके इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे, तो प्लस बताया हुआ कि वो माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -5 एंड जो हमारे पास माइनस है वो किसके इक्वल है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई
2। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5 प्लस 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। नाउ नेक्स्ट हमारे पास बोर्डमास रूल ही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन हमारे पास यहाँ पे होगी, और डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो 5 टू कितने होते हैं 10, तो आएगा 5 प्लस 5 माइनस 10। नाउ अब मल्टीप्लाई के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एडिशन। तो 5 प्लस 5 कितने हो गए 10, तो आ गया 10 माइनस 10। नाउ लास्ट स्टेप है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अर्पिता डिपॉजिटेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन पोस्ट ऑफिस एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5.25% per annum. After 2 years, she has got rupees 840 as interest. Let us write by calculating the money she has deposited in her account. सुश्री अर्पिता ने डाकघर में 5.25% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ धनराशि जमा की। 2 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 840 रुपये मिले। आइए गणना करके लिखें कि उसने अपने खाते में कितनी धनराशि जमा की है। नाउ इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हो उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट बताया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास यहाँ पे 840 रुपीज़, और हमें टाइम भी बताया हुआ है। टाइम कितना है यहाँ पे 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 5.25%। ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना हमने यहाँ पे प्रिंसिपल हमने यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। नाउ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 840 इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी, रेट हमारे पास 5.25 है, तो मैं इसके लिख रहा हूँ 525 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100। 100 तो ये परसेंट का आ गया, ये वाला जो 100 आया एक्स्ट्रा ये डेसिमल को रिमूव करके आया। मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर। अब कैंसिल आउट करते हैं। नाउ तो अब क्या करेंगे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 840 मल्टीप्लाई 1 और कितनी जीरो हो जाएंगी 40, 1 2 3 4 0 डिवाइड बाय 525 मल्टीप्लाई 2। 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 420 आ गया। तो प्रिंसिपल हमने निकालना है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 420 और यहाँ पे कितनी जीरो 4, तो 1 2 3 4 0 डिवाइड बाय 525। नाउ अब इसे हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट करके हमारे पास प्रिंसिपल आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 8000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 8000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, while going to office Ramesh travel at a speed of 30 km per hour and on his way back he traveled at a speed of 45 km per hour. What is his average speed of the whole journey? ऑफिस जाते समय रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और वापस आते समय वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। ए मीन्स यहाँ पे फर्स्ट स्पीड हमारे पास, तो मल्टीप्लाई में है तो साथ में यूनिट भी आएंगे, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 30 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 45 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय ए प्लस बी, तो आ जाएगा 30 प्लस 45 और इसके यूनिट मैंने बाहर कॉमन निकाल लिए किलोमीटर पर आवर। नाउ अब यहाँ पे एक यूनिट ये कैंसिल आउट हो सकते हैं किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर। नाउ तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 टू द 60 मल्टीप्लाई 45
60 मल्टीप्लाई 45, साथ में यूनिट आएंगे किलोमीटर पर आवर, डिवाइड बाय 30 प्लस 45 कितने हो गए, तो हो गए 75 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 45, तो आ जाएगा हमारे पास 2700 डिवाइडेड बाय 75। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹7,000 is borrowed at 3.5% rate of simple interest per annum. Borrowed for 2 years. Find the amount to be paid at the end of the second year. 7,000 रुपये 3.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार लिए गए हैं। दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। नाउ इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल बताया हुआ कितना है, तो प्रिंसिपल है यहाँ पे हमारे पास 7,000 रुपीज़। यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3.5% पर एनम। और टाइम कितना बताया हमें यहाँ पे, टाइम है यहाँ पे हमारे पास 2 ईयर। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, फिर हमने यहाँ पे अमाउंट बताना है ना। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इम्प्लाइज दैट, वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 7,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई रेट हमारे पास 3.5%। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका डेसिमल रिमूव करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 35/10 मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास परसेंट कट आया, और ये जो 10 है ये डेसिमल रिमूव करके आया। मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया हमारे पास 2 ईयर, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 5 1 द 5, 5 7 द 35, और 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया इज इक्वल टू 7 7 द 49, तो ये आ गया हमारे पास 490 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अब हमने फाइंड करना है अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारे पास 7,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 490। नाउ ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7,490 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट। तो 2 साल के बाद वो कितना अमाउंट पे करेगा, 7,490 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ व्हीट इज रिड्यूस्ड बाय 4%। हाउ मैनी मोर और लेस kg ऑफ व्हीट कैन नाउ बी बाउट फॉर द मनी विच वॉज सफिशेंट टू बाई 48 kg ऑफ व्हीट अर्लियर। गेहूं का मूल्य 4% कम हो गया है। अब उस धनराशि से कितने अधिक या कम किलोग्राम गेहूं खरीदा जा सकता है जो पहले 48 किलोग्राम गेहूं खरीदने के लिए पर्याप्त थी। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें प्राइस तो नहीं पता कितना है, तो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट, ये हमने कितना मान लिया 100 रुपीज़, ये आ गया हमारे पास 100 रुपीज़। नाउ अब हमने ये निकालना कि हमें 48 kg व्हीट खरीदने के लिए कितने मनी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मनी रिक्वायर्ड टू बाय 48 kg व्हीट इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस लिया व्हीट का वो कितने लिया हमने 100 रुपीज़ पर kg। तो 48 kg व्हीट खरीदने के लिए हमें कितने मनी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आएगा हमारे पास 48 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 4,800 रुपीज़। तो हमें 4800 रुपये चाहिए 48 kg व्हीट खरीदने के लिए। ना अब क्वेश्चन में बोला है कि हम प्राइस रिड्यूस कर दें कितना 4%। तो बोला है जो हमारे पास ये मनी आई है ना अभी 4,800, तो इतने ही रुपए हो हमारे पास और 4% हम प्राइस रिड्यूस कर दें
तो हम कितने केजी वीट खरीद पाएंगे। ना अब नेक्स्ट हमें बताया हुआ कि जो वीट का प्राइस है वो हमने क्या करना है, 4% रिड्यूस कर देना है। तो पहले 100 रुपीज़ पर केजी था, अब 4% रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास न्यू प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे न्यू प्राइस इज इक्वल टू 96 रुपीज़ पर केजी। ये आ गया हमारे पास न्यू प्राइस। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ वीट वी बाय। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ वीट, कितनी क्वांटिटी ऑफ वीट हम खरीद सकते हैं, इज इक्वल टू, तो हमारे पास पहले कितने रुपए थे, उस क्वेश्चन में यही बोला हुआ कि जो 48 केजी वीट हमने खरीदी है ना, जितने मनी में उतने ही रुपए में जब हम 4% वीट का प्राइस कम कर देंगे तो 4800 रुपीज़ में कितनी वीट और ख़रीदी जा सकती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4800 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 96। ना इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50 केजी वीट हम क्या करेंगे यहाँ पे खरीद पाएंगे। नाउ अब हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ वो हमें बताया कि या तो लेस होगा या मोर होगा या फिर लेस। नाउ पहले हमारे पास 4800 में हम कितने केजी वीट खरीद पा रहे थे, 48। ना अब कितनी खरीद पा रहे हैं हम, 50 केजी। तो मीन्स तो 50 केजी माइनस 48 तो 2 केजी। तो 2 केजी हम क्या करें यहाँ पे वीट ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 केजी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस फॉर Delhi leaves every 30 minutes from a bus stand. An inquiry clerk told a passenger that the bus had already left 10 minutes ago and the next bus will leave at 9:35 a.m. At what time did the inquiry clerk give this information to the passenger? दिल्ली के लिए एक बस हर 30 मिनट में एक बस स्टैंड से निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है और अगली बस सुबह 9:35 बजे निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी किस समय दी, ये हमने फाइंड करना है। नाउ अब बोले कि जो बस है वो दिल्ली के लिए हर 30 मिनट में निकलती है, ठीक है। तो इंक्वायरी क्लर्क ने बताया कि जब पैसेंजर उससे पूछने आए तो इंक्वायरी क्लर्क ने बताया कि जो बस है दिल्ली के लिए वो 10 मिनट पहले निकल चुकी है और जो अभी नेक्स्ट बस आएगी वो कब आएगी, 9:35 AM पे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट बस है वो कब आएगी, 9:35 AM पे, 9:35 AM। नाउ और जो बस है वो कितने मिनट के बाद जा रही है, एवरी 30 मिनट के बाद। नाउ तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि वो बस कितने बजे निकली होगी। तो माइनस कर देंगे 30 मिनट। तो 30 मिनट हमने माइनस किया तो हमारे पास टाइम आ गया 9:05 AM। तो इसका मतलब जो बस है वो कब निकली, 9:05 AM पे निकली होगी। नाउ अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कि पैसेंजर को कब पता चली होगी ये हमने बताना है। नाउ तो यहाँ पे बोला इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड अ पैसेंजर। तो जब इंक्वायरी क्लर्क ने पैसेंजर को बताया या पैसेंजर ने इंक्वायरी क्लर्क से पूछा तब उसने बताया कि जो बस है उससे निकले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 10 मिनट ऐड कर देंगे। तो 10 मिनट ऐड किया तो हमारे पास कितना टाइम आ गया, 9:15 AM। तो इसका मतलब जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो क्लर्क ने कब दी होगी, 9:15 AM पे। तो 9:15 पे क्लर्क ने उस पैसेंजर को बताया कि बस निकल चुकी है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 9:15 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ policeman from a distance of 200 meters. The thief start running at the policeman chase him. The thief and the policeman run at the rate of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? तो 6 मिनट के बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि थीफ एंड पुलिसमैन दोनों भाग रहे हैं, मतलब कि पुलिसमैन उसका पीछा कर रहा है और थीफ क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो जो थीफ की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है एंड पुलिस की स्पीड कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास
तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे पुलिस और यहाँ पे आ गया हमारे पास थीफ। तो पुलिस की स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर और थीफ की स्पीड कितनी है, थीफ की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। जब डायरेक्शन सेम होती है तो रिलेटिव स्पीड में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी हमारे पास किसकी आ जाएगी, पुलिस एंड थीफ की। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 11 माइनस 10 और ब्रैकेट के बाहर हम कॉमन लिख लेते हैं किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई उनकी रिलेटिव स्पीड। नाउ अब देखो पुलिस की स्पीड तो ज़्यादा, वो तो पकड़ ही लेगा थीफ को, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं वो 6 मिनट में कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड है यहाँ पे हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर और टाइम यहाँ पे कितना हमारे पास मल्टीप्लाई 6 मिनट। तो 6 मिनट को हम चेंज करेंगे किस में, आर में, तो आ जाएगा 6/60 आर। तो आर से आर कट जाएगा, 6 1 6, 6 10 60। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया 0.1 किलोमीटर। नाउ अब इसको हम क्या करेंगे 0.1 किलोमीटर को हम चेंज कर लेंगे किस में, मीटर में। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। नाउ अब बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, पुलिस एंड थीफ के बीच में 6 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो अब देखो पहले पुलिस और थीफ के बीच कितना डिस्टेंस था 200। नाउ अब वो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है 100 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर चुका है। तो क्या करेंगे हम 200 माइनस 100। तो 6 मिनट के बाद पुलिस और थीफ के बीच में कितना डिस्टेंस बचेगा 100 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल, भावना एंड चंद्रू डिवाइड अ टोटल ऑफ 900 स्टैम्प्स among themselves in the ratio of 6:5:4 respectively. Then the difference between the number of stamps of Anil and Bhavna is what? तो यहाँ पे हमें रेशियो दी हुई है। तो जब भी हम रेशियो को ब्रेक करके लिखते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं x। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो अनिल है उसके पास कितनी स्टैम्प्स हैं 6x। उसके बाद क्या है भावना के पास कितनी स्टैम्प्स आएंगे फिर 5x। और लास्ट में कौन है यहाँ पे चंद्रू, तो चंद्रू को मैं सी से लिख रहा हूँ, तो इसके पास कितनी स्टैम्प्स आएंगी 4x। नाउ अब हमें टोटल स्टैम्प्स दी हुई कितनी है 900। तो हम क्या करेंगे तीनों को ऐड कर लेंगे, तो क्या आएगा 6x प्लस 5x प्लस 4x। तो याद आएगा हमारे पास 15x। तो याद आएगा 15x किसके इक्वल आ रहा है 900 के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 15। 15 1 द 15, 15 60 द 900। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 900। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम अनिल के पास, भावना के पास और चंद्रू के पास कितनी स्टैम्प्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई, तो अनिल के पास कितनी स्टैम्प्स होंगी, तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई x आ गया हमारे पास कितना 60। सॉरी यहाँ पे x कितना है हमारे पास 60। तो 6 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 360। तो अनिल के पास 360 स्टैम्प है। तो भावना के पास कितनी होंगी 5 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू, तो आ गया 300 स्टैम्प्स किसके पास आ गई भावना के पास। और चंद्रू के पास कितनी होंगी 4 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 240 स्टैम्प, ये किसके पास आ गई चंद्रू के पास। ना अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टैम्प्स ऑफ अनिल एंड भावना। तो अनिल के पास कितनी स्टैम्प्स हैं 360 माइनस भावना के पास कितनी स्टैम्प है 300। तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्टैम्प कितना आ गया अनिल एंड भावना के बीच, तो आ गया 60। तो अनिल के पास 60 स्टैम्प ज़्यादा और भावना के पास कम है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू बाइज 1 kg पोटैटो, 1/2 kg अनियन, 1/2 kg टोमेटो, 250 ग्राम कैरेट, 100 ग्राम चिलीज एंड 4 pieces of lemon. He gives a currency note of ₹500 to the shopkeeper. How much money will he get back? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल बना हुआ है
जो यहाँ इस पेपर के ऊपर नहीं है, बट जब आप बुक को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको वो टेबल मिलेगा ना। उसमें यहाँ पे हर चीज़ का कॉस्ट प्राइस बताया हुआ है कितना है ना। अब अगर अकॉर्डिंग टू टेबल चलें तो वहाँ पे जो हमारे पास पोटैटो है उस वहाँ पे 2 kg पोटैटो की कॉस्ट है 60, तो 1 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 30 रुपीज़ ना। ऐसे हाफ kg अनियन की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, तो वहाँ पे 1 kg अनियन की कॉस्ट है 35, तो हाफ kg अनियन की कॉस्ट आ जाएगी 17.5 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास टोमेटो, तो 1 kg टोमेटो की कॉस्ट 40 है, तो हाफ kg की कितनी आ जाएगी 20 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास 250 ग्राम कैरेट, तो जो हमारे पास कैरेट है 250 ग्राम वो 25 रुपीज़ के, तो प्लस करेंगे हम 25। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास चिली कितनी है यहाँ पे हमारे पास 100 ग्राम चिली, तो जो हमारे पास 50 ग्राम चिली है उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 100 ग्राम चिली की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 20 रुपीज़। फिर हमारे पास लास्ट बचा लेमन, तो 2 पीसेस जो लेमन है वो है 10 रुपीज़ के, तो 4 पीसेस कितनी के आ जाएंगे 20 रुपीज़ के। अब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 132.5 रुपीज़। ना अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो हमारे पास राजू है उसके पास 500 रुपीज़ की करेंसी है, तो 500 माइनस, अब उसने यहाँ पे पूछा है कि राजू को कितने रुपए वापस मिलेंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो 500 में से हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे जो हमारे पास टोटल कॉस्ट बनी है, कितनी बनी 132.5 रुपीज़, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 367.5 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 370 ऑप्शन बी इज करेक्ट 367.50 रुपीज़, तो ये इतने रुपए राजू को वापस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिविजनल हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द PLI commission of rupees 1,62,000 among 1 inspector, 3 postmen and 1 SPM in such a way that the inspector gets double of what the SPM get and the SPM gets double of what each of the postmen get. How much PLI commission will the SPM get? एक डिविजनल हेड ने 1,62,000 रुपये का PLI कमीशन एक इंस्पेक्टर, 3 पोस्टमैन और एक SPM के बीच इस तरह से वितरित किया कि इंस्पेक्टर को SPM से 2 गुना मिलता है और SPM को प्रत्येक पोस्टमैन से 2 गुना मिलता है। तो SPM को कितना PLI कमीशन मिलेगा ये हमने फाइंड करना है। तो मान लेते हैं जो यहाँ पे हमारे पास पोस्टमैन है उसको X अमाउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे टोटल पोस्टमैन कितने 3, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3x प्लस, अब बोला जो कि SPM है उसे पोस्टमैन से कितना मिल रहा है डबल। अगर पोस्टमैन को X अमाउंट मिल रहा है तो SPM को कितना मिलेगा ट्वाइस, तो ये आ जाएगा 2x प्लस, अब बोला जो हमारे पास इंस्पेक्टर है उसे SPM का कितना मिलेगा डबल। अगर SPM को 2x मिल रहा है तो जो इंस्पेक्टर है उसे कितना मिलेगा, तो 2 इंटू में 2x, और जो टोटल मनी है वो कितनी है, वो हमारे पास यहाँ पे 1,62,000 रुपीज़, तो 1,62,000 रुपीज़ इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2x 5x एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 1,62,000 रुपीज़। नाउ x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 1,62,000 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पे हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 18,000 रुपीज़। अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो PLI कमीशन है वो SPM को कितना मिलेगा, तो SPM को कितना मिल रहा है 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2 इंटू में 18,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 36,000 रुपीज़। तो जो SPM है उसे कितना कमीशन मिलेगा 36,000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 36,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 3.7% ईच ईयर। इट इज़ 31,110 नाउ। वट वाज इट लास्ट ईयर।
एक शहर की जनसंख्या हर साल 3.7% की दर से बढ़ती है। अब यह 31,110 है। पिछले साल यह कितनी थी, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो मान लेते हैं इफ़ लास्ट ईयर पॉपुलेशन इज इक्वल टू 100%। अगर लास्ट ईयर पॉपुलेशन 100% थी, नाउ तो अब क्या बोल रहा है कि हर साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, 3.7% ईच ईयर। तो अब जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, तो लिख लेते हैं नाउ पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास, 100 तो पिछले साल थी ना, अब कितनी हर साल कितनी बढ़ रही है, 3.7%। तो ये आ जाएगी हमारे पास 100% प्लस 3.7%, तो ये आ जाएगी हमारे पास 103.7%। और हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन बताई हुई है वो कितनी है, 31,110। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास अभी जो हमने पॉपुलेशन निकाली मीन्स 103.7%, वो किसके इक्वल आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 31,110 के इक्वल। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% पॉपुलेशन किसकी इक्वल आ जाएगी, 3,110 ओवर, तो आ जाएगा 103.7। नाउ मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3,111। अब नीचे 10 आएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो 1 0 तो पहले थी, 1 0 और बढ़ जाएगी, डिवाइडेड बाय 1037। अब डेसिमल को तो रिमूव कर दिया, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 के इक्वल। तो मीन जो 1% है वो किसके इक्वल आ गया, 300। तो हमने क्या निकालना है, 100%। तो हमने यहाँ पे माना ना कि इफ लास्ट ईयर पॉपुलेशन 100% थी, तो 100% की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। 1% आ गया 300 के इक्वल, तो 100% किसके इक्वल आ जाएगा, 100% इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 300। तो ये सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 30,000। तो लास्ट ईयर जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 30,000। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 30,000।